हेलो फ्रेंड्स, ये आपका क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 12 है, इमारतें, चित्र और किताबें। इससे पहले हम लोग 11 चैप्टर तक कंप्लीट कर लिया है और ये लास्ट चैप्टर है हिस्ट्री का। इससे पहले का वीडियो अर्थात चैप्टर 11 तक का वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप देख सकते हैं या प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप लोगों को लगे कि मेरा वीडियो आप सबों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 12 इमारतें, चित्र और किताबें। अब हम लोगों ने इससे पहले चैप्टर में गुप्त पीरियड को कंप्लीट किया था। इस पीरियड के दौरान इमारतें बनना भी स्टार्ट हो गया और चित्र, गुफाओं में चित्र भी बनने लगे और किताबों की रचना भी होने लगी थी। तो इसका फर्स्ट जो टॉपिक है वो है धातु विज्ञान। तो जो गुप्त पीरियड के दौरान मेटल बनना भी स्टार्ट हो चुका था। प्राचीन भारतीय धातु वैज्ञानिकों ने विश्व धातु विज्ञान के क्षेत्र में प्रमुख योगदान दिया है। तो जो पहले के जो भारतीय धातु वैज्ञानिक थे वो विश्व धातु वैज्ञानिक के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पुरातात्विक खुदाई से यह दर्शाया गया है कि हड़प्पावासी कुशल शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। तो जो खुदाई हुआ उस खुदाई के दौरान यह पता चला था कि जो हड़प्पा के लोग थे वो कुशल क्या थे, शिल्पी थे और उन्हें तांबे के धातु कर्म की जानकारी थी। उन्होंने तांबे और टीन को मिलाकर कांसा बनाया था। इस पॉइंट को देखिएगा। जो हड़प्पा वासी थे उस समय तांबे और टीन को मिला के क्या बनाते थे, तो वो लोग कांसा बनाते थे। हड़प्पा वासी कांस्य युग से जुड़े थे, वहीं उनके उत्तराधिकारी लौह युग से संबंध थे। तो जो हड़प्पा वासी थे, ये आपसे प्रश्न पूछ देगा कि हड़प्पा वासी किस युग से जुड़े थे, तो वो कांस्य युग से जुड़े थे और उनके जो उत्तराधिकारी थे वो किस युग से जुड़े थे, तो लौह युग से जुड़े थे। गुप्ता पीरियड के दौरान बहुत सारे आयरन पिलर का बनना स्टार्ट हो चुका था। नेक्स्ट है, भारत अत्यंत विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था, जैसे खोटा लोहा, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा। भारत जो था उस समय बहुत ही विकसित किस्म के लोहे का निर्माण करता था। उसमें से एक खोटा लोहा था, पिटवा लोहा और ढलवा लोहा, तीनों प्रकार के लोहे का निर्माण भारत करता था। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है लौह स्तंभ अर्थात आयरन पिलर। गुप्ता पीरियड के दौरान आयरन पिलर का बनना स्टार्ट हो गया। महरौली कहाँ है, तो दिल्ली में कुतुब मीनार के परिसर में खड़ा लौह स्तंभ भारतीय शिल्पकारों की कुशलता का एक अद्भुत उदाहरण है। कुतुब मीनार के कॉम्प्लेक्स में खड़ा लौह स्तंभ है जो दिल्ली के महरौली में पड़ता है और जो ये लौह स्तंभ है बहुत ही अद्भुत है। ऐसा लगता है जैसे जो भारतीय शिल्पकार है इसको किस तरीके से बनाए होंगे। नेक्स्ट है, इसकी ऊंचाई 7.2 मीटर तथा वजन 3 टन से भी ज्यादा है। कुतुब मीनार परिसर में जो लौह स्तंभ है उसकी जो ऊंचाई है वो 7.2 मीटर है और इसका वजन 3 टन से भी ज्यादा है। इसका निर्माण लगभग 1500 साल पहले हुआ तथा इसके बनने के समय की जानकारी हमें इस पर खुदे अभिलेख से मिलती है। इसका निर्माण लगभग कब हुआ था, तो 1500 साल पहले। और इसके बनने की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है, तो जो ये लौह स्तंभ है उस पर जो अभिलेख लिखा हुआ है उससे पता चलता है कि ये 1500 साल पहले इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट है, इसमें चंद्र नाम के एक शासक का जिक्र है जो संभवतः गुप्त वंश के थे। तो इस पे जो अभिलेख खुदाया गया है उस अभिलेख पे चंद्र नाम लिखा हुआ है। अब ये अनुमान लगाया गया है कि संभवतः गुप्त वंश के, लेकिन ये पूरा अंदाजा नहीं लगाया गया कि ये चंद्रगुप्त प्रथम थे या चंद्रगुप्त द्वितीय। बस चंद्र नाम का एक शासक का उस पे नाम लिखा हुआ है। तो चलिए ये जो आयरन पिलर है इसको हम लोग फिगर के थ्रू समझते हैं। यहाँ आप लोग लौह स्तंभ देख रहे होंगे। ये जो लौह स्तंभ है ये कुतुब मीनार के परिसर में है और ये इसकी जो ऊंचाई है ये 7.2 मीटर है और इसका जो वजन है वो 3 टन से भी ज्यादा है। ये जो पिलर है वो आयरन का है। आयरन के पिलर को देखने से आप लोग अनुमान लगा रहे होंगे कि गुप्ता पीरियड के समय जो पिलर था वो आयरन का बनना स्टार्ट हो चुका था। ये जो नीचे की तरफ ये चौड़ा है और ऊपर साइड में ये पतला होता चला गया है। चलिए हम लोग फिर अपनी नोट्स की तरफ। नेक्स्ट जो टॉपिक है ईंटों और पत्थरों की इमारतें।
अब ईंटों और पत्थरों की इमारतें भी गुप्ता पीरियड के दौरान बनना स्टार्ट हुआ था। फर्स्ट जो टॉपिक है वो है स्तूप। स्तूप का शाब्दिक अर्थ टीला होता है। ये विभिन्न आकार के थे, कभी गोल या लंबे तो कभी बड़े या छोटे। हमारे शिल्पकार की कुशलता के जो नमूने थे वो स्तूप जैसी इमारतों को देखने से हम लोग को पता चलेगा कि वो किस प्रकार के जो शिल्पकार थे वो कैसे इमारत बनाते थे। और स्तूप का जो शाब्दिक अर्थ होता है टीला, और ये जो टीला जो था वो विभिन्न आकार का था, कभी गोल या लंबा या कभी छोटे या बड़े, ये कई आकार के स्तूप होते थे। नेक्स्ट है प्रायः सभी स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डिब्बा रखा रहता था। तो स्तूप के बारे में कहा जाता है कि जब बुद्ध जो थे अपने जीवन के लास्ट स्टेज के अंदर थे तो लोगों ने उनसे पूछा कि महाराज हम आपको कैसे याद करेंगे। तो उन्होंने कहा कि मैं भगवान तो नहीं हूँ कि आप मेरी मूर्तियाँ बनाओ जो मैं आप लोगों की तकलीफ़ों को दूर करूँ। एक काम कीजिएगा, मेरी जितनी अस्थियाँ हैं, मेरा जितना बचा हुआ अवशेष होगा बॉडी का, उसको आप एक डिब्बे के अंदर पैक करके उसके चारों तरफ से मिट्टी का एक स्ट्रक्चर बना देना, और इसको याद करना हो तो इसको चारों तरफ से प्रदक्षिणा करना। तो यानी कि उन्होंने बताया कि एक बॉक्स बना देना, जो मिट्टी का टीला बना देना, और अगर आपको प्रदक्षिणा करना हो तो इसके चारों तरफ से प्रदक्षिणा करना, जिससे पता चले कि आप हमें याद कर रहे हो। तो प्रायः इन स्तूपों के भीतर एक छोटा सा डब्बा लगा रहता है। तो यहाँ पे जो स्तूप है इसके अंदर एक डब्बा रहता है, उसके ऊपर से मिट्टी का टीला रहता था। तो ये जो बुद्ध के समय था मिट्टी का टीला होता था, और बाद में जो था इन टीलों को मिट्टी से, जो बाद में जो ये टीला है इसको मिट्टी से ढक दिया जाता था, और इसके बाद में गुंबद नुमा ढांचे को तराश कर इसे पत्थर से भी ढक दिया जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है धातु मंजूषा। तो स्तूप के अंदर एक छोटे से डिब्बे में रखा बुद्ध या उनके अनुयायियों के शरीर के अवशेष जैसे दांत, हड्डी या राख, या उनके द्वारा प्रयुक्त कोई चीज या कोई कीमती पत्थर अथवा सिक्के रखे रहते हैं, इसे धातु मंजूषा कहा जाता है। तो जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि डिब्बे के अंदर जो कुछ अवशेष रहता है, मैं आपको जैसे बता चुकी हूँ कि ये डब्बा है, इसके अंदर जो बुद्ध के शरीर के अवशेष में क्या आ गया, दांत आ गया, हड्डी आ गया या राख आ गया, या उनकी तरह कोई भी चीज प्रयुक्त हो या कीमती पत्थर अथवा सिक्के इसके अंदर रखा जाता था, इसे ही धातु मंजूषा कहा जाता था। नेक्स्ट टॉपिक है प्रदक्षिणा पथ। स्तूप के चारों ओर परिक्रमा करने के लिए बना एक वृत्ताकार पथ प्रदक्षिणा पथ कहलाता है। तो स्तूप के चारों ओर जो परिक्रमा करने के लिए जो एक वृत्ताकार पथ बनाया जाता है उसे ही प्रदक्षिणा पथ कहा जाता है। नेक्स्ट है वेदिका। प्रदक्षिणा पथ को रेलिंग से घेर दिया जाता था, जिसे वेदिका कहते हैं। वेदिका में प्रवेश द्वार बने होते थे। तो जो प्रदक्षिणा पथ था उसको रेलिंग से घेर दिया जाता था, उसे ही रेलिंग को वेदिका कहा जाता था, और जो रेलिंग था उसमें प्रवेश द्वार भी बना हुआ था। नेक्स्ट एक नोट है, रेलिंग तथा तोरण प्रायः मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। तो आप लोग रेलिंग के बारे में जानते होंगे, और तोरण मीन्स मेन गेट भी जिसको हम कह सकते हैं। तो जो रेलिंग होता था और जो मेन गेट होता था वो दोनों जो है मूर्ति कला की सुंदर कलाकृतियों से सजे होते थे। रेलिंग को और तोरण जो मेन गेट होता था उसको बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता था। पहले के कुछ चैप्टर में हम लोग सांची के स्तूप के बारे में पढ़े थे कि सांची का स्तूप जो है वो मध्य प्रदेश में है, और जो सांची के स्तूप का निर्माण के बारे में कहा जाता है कि यह कई सालों तक रहा, और इस स्तूप में यानी कि सांची के स्तूप में ईंटों का प्रयोग जो है अशोक के जमाने का है, और जबकि उसकी जो रेलिंग है और प्रवेश द्वार जो है वो सब बाद के शासकों का है। और ठीक इसके बाद जो है हम लोग अमरावती के बारे में पढ़ेंगे कि अमरावती की एक शिल्पकृति है वो भी मिली है, वो भी जो है वो उसी काल के दौरान मिली है। नेक्स्ट है, लगभग 2000 साल पहले अमरावती में एक भव्य स्तूप हुआ करती थी। उस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए थे, और वो जो स्तूप है वो कहाँ हुआ करता था। तो अमरावती में हुआ करता था। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे
अमरावती में एक स्तूप हुआ करती थी। कब? तो 2000 साल पहले। और इसी अमरावती स्तूप को सजाने के लिए शिलाओं पर चित्र उकेरे गए। अब नेक्स्ट जो है गर्भगृह। अभी हम लोगों ने स्तूप के बारे में देखा और आगे भी हम लोग स्तूप के बारे में देखेंगे, लेकिन उस गुप्ता पीरियड के दौरान स्तूप बने और जो मंदिरों का भी निर्माण होने लगा। ज़्यादातर मंदिरों का निर्माण गुप्ता पीरियड के समय ही स्टार्ट हो चुका था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गर्भगृह। तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। अब आप लोग देख रहे होंगे कि मंदिर किस प्रकार बनाई जाती थी। तो आप लोग इस प्रकार देखे होंगे, इस प्रकार का ये, और यहाँ पे जो है देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी। तो जहाँ पे देवी देवता की मूर्ति रखी जाती थी उसे गर्भगृह कहा जाता था। और ये जो इस प्रकार का जो बनाया जाता था, जो मतलब गर्भगृह के पवित्र स्थान को दिखाने के लिए सबसे ऊंचाई तक इसको ले जाया गया। इसको हम लोग शिखर कहते थे। और जहाँ जो यहाँ पे जो लोग बैठ के जो आरती भजन कीर्तन यहाँ पे जो लोग बैठा करते थे, इसे मंडप कहा जाता था। ध्यान रखिएगा कि जहाँ पे देवी देवता की मूर्ति को रखा जाता था उसे गर्भगृह कहा जाता था। और जहाँ गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए जो उसके मंदिर को काफी ऊंचाई तक बनाया जाता था, इसे शिखर कहा जाता था। और जहाँ पे लोग बैठ के पूजा कर कीर्तन भजन करते थे उसे मंडप कहा जाता था। तो ये आपका हो गया मंडप हो गया, यहाँ पे हो गया आपका शिखर, ये शिखर हो गया, और ये हो गया आपका गर्भगृह। तो मंदिरों का सबसे महत्वपूर्ण भाग गर्भगृह होता था, जहां मुख्य देवी या देवता की मूर्ति को रखा जाता था। इसी स्थान पर पुरोहित धार्मिक अनुष्ठान करते थे और भक्त पूजा करते थे। नेक्स्ट टॉपिक है शिखर। शिखर के बारे में भी हम लोग समझ चुके हैं कि गर्भगृह को पवित्र स्थान दिखाने के लिए मंदिरों में उसके ऊपर काफी ऊंचाई तक निर्माण किया जाता था, जो शिखर कहलाता था। और जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है मंडप। तो यह एक सभागार होता था जहां लोग इकट्ठा होते थे। इन तीनों को हम लोग समझ लिए हैं। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। लगभग 1500 साल उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का एक आरंभिक मंदिर जो पक्की ईंट और पत्थरों से बनाया गया था। तो ये आपसे प्रश्न पूछ देगा। उसी काल के दौरान जो है उत्तर भारत में एक मंदिर मिलता है। कहाँ पे? तो उत्तर भारत में उत्तर प्रदेश के भीतर गांव में जो मंदिर मिलती है, और वो मंदिर जो है पक्की ईंटों और पत्थरों से बनाया गया था। और उसी काल के दौरान जो हमारा दक्षिण भारत में भी मंदिर मिलता है। ध्यान में रखिएगा, आपसे प्रश्न पूछ देगा। उत्तर प्रदेश के भीतर गांव का जो आरंभिक मंदिर था वो किस चीज से बनाया गया था? तो पक्की ईंट और पत्थर से। नेक्स्ट है महाबलीपुरम का एकात्मिक मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर और उड़ीसा का जैन मंदिर। ये तीनों मंदिर, इन मंदिरों को एक बड़े पहाड़ी को खोदकर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया है। इन तीनों मंदिर का नाम आप लोग याद रखिएगा कि महाबलीपुरम का एकात्मिक मंदिर, ऐहोल का दुर्गा मंदिर और उड़ीसा का जैन मंदिर। इन तीनों मंदिरों को एक पहाड़ी को खोदकर इसको बनाया गया है। और ये जो मंदिर है वो ऊपर से नीचे की तरफ इसे बनाया गया है। अभी हम लोगों ने देखा कि जो उत्तर प्रदेश के जो भीतर गांव का जो मंदिर था वो पक्की ईंट और पत्थर से बनाया गया था। लेकिन जो ये महाबलीपुरम का एकात्मिक मंदिर यानी कि दक्षिण भारत में पहाड़ी को खोदकर मंदिर बनाया गया। ये भी आपसे प्रश्न पूछ देगा कि पहाड़ी को खोदकर ऊपर से नीचे की तरफ बनाया गया निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर है? इन तीनों मंदिर का नाम आपको दे देगा और अलग से एक मंदिर का नाम दे देगा और दे देगा कि इसमें से गलत को छांटिए। तो ध्यान में रखिएगा ये तीनों मंदिर का नाम। और जो भीतर गांव का मंदिर था वो पक्की ईंट और पत्थर से बनाया गया था। अब आप लोग इस मंदिरों को देखिए और सोचिए कि ये मंदिर कैसे बनाए गए होंगे। और इन मंदिरों को बनाने के लिए पत्थर काटने वाले को कितनी समस्याओं का समाधान करना पड़ा होगा उनको, जब वो चट्टान को तराशे होंगे। इसके बाद में नेक्स्ट स्तूप तथा मंदिर बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित अवस्थाएं आती थी। अब जो इतना जो मंदिर बनता था, जो स्तूप बनता था, उसे बनाने में काफी खर्च होते थे। उसे तो कोई साधारण व्यक्ति कर नहीं सकता था। तो इसे करने का काम जो है राजा या रानी इसे करते थे।
फर्स्ट पॉइंट है, इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि स्तूप तथा मंदिर बनाने की प्रक्रिया में कौन कौन सी अवस्थाएं आती थी, तो इसके लिए काफ़ी धन खर्च होता था। नेक्स्ट है, इसलिए आमतौर पर राजा या रानी ही इन्हें बनवाने का निश्चय करते थे। तो फर्स्ट में क्या करते थे, तो अच्छे किस्म के पत्थर ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। सबसे पहले क्या करते थे कि वो अच्छे किस्म को पत्थर को खोजते थे और शिलाखंडों को खोदते थे और खोदकर उसे निकालते थे। सेकेंड में है, मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। और थर्ड नंबर में, यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। तो ये 3 पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिए कि मंदिर तथा स्तूप बनाने के लिए अच्छे किस्म के पत्थर को ढूंढकर शिलाखंडों को खोदकर निकालना होता था। मंदिर या स्तूप के लिए सोच विचार कर तय किए गए स्थान पर शिलाखंडों को पहुंचाना होता था। और यहाँ पत्थरों को काट छाट कर तराशने के बाद खंभों, दीवारों की चौखटों, फर्शों तथा छतों का आकार दिया जाता था। नेक्स्ट नोट है, मंदिरों तथा स्तूपों में आने वाले भक्त जो उपहार अपने साथ लाते थे उनसे इमारत की सजावट की जाती थी। तो जब मंदिर बनता था या स्तूप बनाया जाता था तो उस दोनों को बनाने में जो भक्त उपहार लाते थे उसी से इमारत की सजावट की जाती थी। नेक्स्ट एक नोट है, हाथी दांत का काम करने वाले श्रमिकों के संघ ने सांची के एक अलंकृत प्रवेश द्वार यानी कि तोरण को बनाने का खर्च दिया था। तो जो हाथी दांत का काम करने वाले जो श्रमिक का संघ था वो सांची का जो अलंकृत प्रवेश द्वार था यानी कि जो मेन गेट था उसको बनाने का खर्च दिया था। इसकी सजावट के लिए पैसे देने वालों में व्यापारी, कृषक, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा कई ऐसे स्त्री पुरुष शामिल थे जिनके नाम खंभों, रेलिंगों तथा दीवारों पर खुदे हैं। सांची के स्तूप पे किसके नाम खुदे हुए हैं, तो व्यापारी के, कृषक का, माला बनाने वाले, इत्र बनाने वाले, लोहार, सुनार तथा बहुत ऐसे स्त्री पुरुष भी शामिल थे और इन सबों के नाम खंभों तथा रेलिंगों की दीवारों पर खुदे हैं। नेक्स्ट, अब पहाड़ों के अफवाह के अंदर जो है चित्रकला बनना भी स्टार्ट हो चुका था। तो जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है चित्रकला। तो चित्रकला कहाँ पे, तो अजंता की पहाड़ों की गुफाओं का चित्रकला इसमें दिया हुआ था। फर्स्ट टॉपिक है, अजंता की पहाड़ों में सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। तो अजंता की जो पहाड़ है उसमें कितने सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई, तो सैकड़ों सालों के दौरान कई गुफाएं खोदी गई। इनमें से ज्यादातर बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। तो जो ज्यादातर जो गुफाएं खोदी गई अजंता की पहाड़ों में उसमें से ज्यादातर गुफाएं जो है बौद्ध भिक्षुओं के लिए बनाए गए विहार थे। विहार और संघ के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कुछ को चित्रों द्वारा सजाया गया था। अब आप लोग देखे होंगे कि सभी जो चैप्टर है एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर आप लोग फर्स्ट चैप्टर देखने के बाद सेकेंड चैप्टर देखेंगे तो बेटर समझ में आएगा, उसके बाद थर्ड चैप्टर देखेंगे तो बेटर समझ, यानी कि सभी चैप्टर जो है स्टेप बाय स्टेप है, एक दूसरे से कोरिलेटेड है सभी चैप्टर। इसलिए आपको सभी चैप्टर को ध्यान से पढ़ना होगा और ध्यान से समझना होगा। नेक्स्ट एक नोट है, गुफाओं के अंदर अंधेरा होने की वजह से अधिकांश चित्र मसालों की रोशनी में बनाए गए थे। इन चित्रों के रंग 1500 साल बाद भी चमकदार है तथा ये रंग पौधे तथा खनिजों से बनाए गए थे। तो जो अजंता की गुफाओं के अंदर जो अंधेरा होने के कारण इसका अधिकांश चित्र किससे बनाया गया है, तो मसालों की रोशनी से बनाया गया है। और इन चित्रों के रंग जो है 1500 साल बाद भी चमकदार है तथा ये रंग जो है पौधे तथा खनिजों से बनाए गए हैं। तो यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है कि अजंता की गुफाओं का जो चित्र है वो किससे बनाया गया है, तो पौधों तथा खनिजों से बनाया गया। नेक्स्ट टॉपिक है पुस्तकों की दुनिया। अब जो है पुस्तकों की रचना भी हालांकि पुस्तकों की रचना पहले से भी ये स्टार्ट हो चुकी थी। हम लोगों ने पहले ऋग्वेद के बारे में पढ़ा था कि ऋग्वेद की रचना हो चुकी थी।
अब धीरे धीरे पुस्तकों की भी रचना होने लगी। तो जो फर्स्ट है तमिल महाकाव्य, तो तमिल महाकाव्य में हम लोगों को दो महाकाव्य के बारे में पढ़ना है, एक शिल्पदिकारम और दूसरा जो है मणिमेखलाई। दो तमिल महाकाव्य के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। उसके बाद में संस्कृत महाकाव्य के बारे में पढ़ना है, महाभारत और रामायण। तो हम लोग पहले तमिल महाकाव्य को देख लेते हैं। तो फर्स्ट जो है तमिल महाकाव्य में शिल्पदिकारम, इसका फर्स्ट पॉइंट है करीब 1800 साल पहले इसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की। तो आपसे ये प्रश्न पूछ देगा कि शिल्पदिकारम की रचना किसने की थी, तो इलांगो नामक कवि ने शिल्पदिकारम की रचना की थी। नेक्स्ट है इसमें कोवलम की कहानी है। कोवलम कौन था, तो पुहाड़ का व्यापारी था कोवलम, उसकी कहानी है। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि शिल्पदिकारम में किसकी कहानी है, तो कोवलम की कहानी है, तथा उसकी पत्नी जो है कोवलम की पत्नी का नाम कन्नगी है, उसकी कहानी है, और जो उसकी प्रेमिका माधवी है उसकी भी कहानी है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि ये तीनों का नाम आपको दे सकता है, कोवलम का, उसकी पत्नी कन्नगी का, या माधवी का, उसकी जो प्रेमी है माधवी उसका। नेक्स्ट है अपनी पत्नी कन्नगी की उपेक्षा कर वह एक नर्तकी माधवी से प्रेम करने लगा। कौन प्रेम करने लगा, तो कोमलम, कोमलम की पत्नी का नाम था कन्नगी, वह अपनी पत्नी को उपेक्षा करके एक नर्तकी है माधवी, उससे वह प्रेम करने लगा। बाद में वह और कन्नगी पुहाड़ छोड़कर मदुरई चले गए। तो वह यानी कि कोवलम और उसकी जो पत्नी कन्नगी थी वो दोनों पुहाड़ छोड़कर कहाँ चले गए, तो मदुरई चले गए। वहाँ पांडे राजा के दरबारी जौहरी ने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिस पर राजा ने उसे प्राणदंड दे दिया। तो पांडे राजा का जो दरबारी जौहरी था उसने कोवलम पर चोरी का झूठा आरोप लगाया, जिसके कारण जो पांडे राजा थे उसने कोवलम को प्राणदंड दे दिया। कन्नगी जो अभी भी उससे प्रेम करती थी, इस अन्याय के कारण दुख और रोष से भर गई, उसने मदुरई शहर का विनाश कर डाला। तो मदुरई शहर का विनाश किसने किया, तो कोवलम की पत्नी कन्नगी ने। तो ये जो शिल्पदिकारम में जो कहानी दिया हुआ है, इस कहानी को आप लोग पढ़ लीजिएगा, हो सकता है इससे संबंधित आपसे कुछ प्रश्न पूछ दिया जाए। जो अब तमिल महाकाव्य में हम लोगों ने शिल्पदिकारम के बारे में पढ़ा, अब हम लोग पढ़ेंगे मणिमेखलाई के बारे में। तो दो तमिल महाकाव्य थे, एक शिल्पदिकारम जिसकी रचना इलांगो नामक कवि ने की। अब सेकेंड है मणिमेखलाई, इसे करीब 1400 साल पहले सत्यनारायण द्वारा लिखा गया। अब यहाँ पे देखिएगा इस पॉइंट को, जो शिल्पदिकारम थी उसकी रचना हुई थी, उसकी रचना किसने की थी, तो इलांगो ने। लेकिन जो मणिमेखलाई है उससे सत्यनारायण द्वारा लिखा गया। मैंने आपको रचना और लिखने के बारे में पहले के वीडियो में भी मैं आपको इसके बारे में क्लियर कर चुकी हूँ कि रचना और लिखने में क्या अंतर होता है। तो अब ध्यान में रखिएगा, यहाँ पे हो सकता है लिखने की जगह पे आपको गलत दे दे कि सत्यनारायण द्वारा रचना किया गया, तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट है इसमें कोवलम तथा माधवी की बेटी की कहानी है। तो मणिमेखलाई में किसकी कहानी है, तो कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है। अभी हम लोगों ने मणिमेखलाई के बारे में देखा, लेकिन जो हम लोग इससे पहले शिल्पदिकारम में पढ़े थे तो उसमें कोवलम, उसकी पत्नी कन्नगी और उसकी प्रेमिका माधवी की कहानी थी। लेकिन इसमें जो है मणिमेखलाई में सिर्फ कोवलम और माधवी की बेटी की कहानी है, क्योंकि ये बाद में लिखा गया था। जो शिल्पदिकारम था वो 1800 साल पहले लिखा गया था, लेकिन जो मणिमेखलाई बाद में लिखा गया था, उस समय माधवी की बेटी की कहानी उसमें लिखी गई थी। नेक्स्ट नोट है मेघदूत की रचना कालिदास ने की। मेघदूत में एक विरही प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना करता है। कालिदास के बारे में हम लोग चैप्टर 11 में पढ़ चुके हैं। ज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत दोनों की रचना जो है कालिदास ने की थी। और आप जो कालिदास थे वो किसके पीरियड के समय थे, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के पीरियड के समय थे। हम लोग कालिदास के बारे में पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि जो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में कवि कालिदास और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट रहते थे। और मेघदूत में किसकी कहानी है, तो जो मेघदूत में जो एक विरही है वो प्रेमी बरसात के बादल को अपना संदेश वाहक बनाने की कल्पना कर रहा है। हम लोगों ने
तमिल महाकाव्य के बारे में देखा था। अब हम लोग देखेंगे संस्कृत महाकाव्य। तो संस्कृत महाकाव्य दो है, एक महाभारत और दूसरा रामायण। तो फर्स्ट जो टॉपिक है वो है महाभारत। तो इसे करीब 1500 साल पहले महर्षि वेद व्यास द्वारा लिखा गया। महाभारत की रचना नहीं हुई है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। महाभारत को किसके द्वारा लिखा गया है? तो वेद व्यास द्वारा लिखा गया है। कब? तो करीब 1500 साल पहले। नेक्स्ट है महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध की कहानी। ये तो आप लोग को भी पता होगा। और नेक्स्ट है इस युद्ध का उद्देश्य पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। तो इस पॉइंट को ध्यान में रखिए कि महाभारत का उद्देश्य क्या था? तो पुरु वंश की राजधानी हस्तिनापुर की गद्दी प्राप्त करना था। और महाभारत में भगवत गीता भी है। अगर आप लोग महाभारत देखे होंगे तो आप लोग को पता ही होगा कि महाभारत में भगवत गीता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है रामायण। तो महाभारत की तरह रामायण भी एक प्राचीन कहानी है जिसे बाद में लिखित रूप दिया गया। और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। तो ध्यान में रखिएगा कि महाभारत के लेखक महर्षि वेद व्यास थे और रामायण के लेखक महर्षि वाल्मीकि थे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है पुराण। पुराण का शाब्दिक अर्थ प्राचीन या पुराण होता है। पुराणों में विष्णु, शिव, दुर्गा तथा पार्वती जैसी देवी देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं। तो ये भी प्रश्न पूछ सकता है कि पुराणों में किन देवताओं से जुड़ी कहानियां हैं? तो विष्णु, शिव, दुर्गा और पार्वती। इससे पहले हम लोगों के विष्णु के वराह रूप की मूर्ति जो है मध्य प्रदेश के एरन में मिली थी, जिसे हम लोग चैप्टर 10 में पढ़ चुके हैं। तो हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जो है उसमें जल में डूब पृथ्वी को बचाने के लिए विष्णु ने वराह रूप धारण किया था। और हम लोगों ने उसी चैप्टर 10 में देखा था कि किस अवतार के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा था कि वो शिव भक्त था। इसका मतलब है कि शिव, विष्णु और शिव का जो है पहले से ही उनकी मूर्तियां बनना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद में माता दुर्गा की और पार्वती माता की भी ना स्टार्ट हो गया था। तो इन चारों देवी देवताओं की जुड़ी कहानियां किस में है? तो पुराण में है। तो इनमें इन देवी देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई। तो ये आपसे प्रश्न पूछ सकता है कि किस में देवी देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई है। ध्यान में रखिएगा कि पुराण में देवी देवताओं की पूजा की विधियां बताई गई है। नेक्स्ट है इसके अतिरिक्त इसमें संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी कहानियां हैं। तो पूजा की विधि, तो देवी देवताओं की पूजा की विधि भी है और संसार की सृष्टि तथा राजाओं के बारे में भी पुराण में कहानियां हैं। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं जिससे सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। तो ज्यादातर पुराण किस में लिखे गए हैं? तो सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। क्योंकि सब उन्हें सुन और समझ सकते हैं। नेक्स्ट एक नोट है, स्त्रियां और शूद्र जिन्हें वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थे वे भी इसे सुन सकते थे। तो हम लोगों ने पहले देखा था कि स्त्रियां और शूद्र को, ये दोनों को वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, लेकिन पुराण को वो लोग सुन सकते थे। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे जिसे लोग सुनने आते थे। नेक्स्ट एक नोट है, अक्सर स्तूपों की रेलिंगों तथा अजंता के चित्रों में जातक कथाएं लिखी जाती थी। तो ध्यान में रखिए कि स्तूपों की जो रेलिंग होती थी उसमें और अजंता के चित्रों में क्या लिखी जाती थी? तो जातक कथाएं लिखी जाती थी। जातक कथा के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आर्यभट्ट। आप लोगों को याद होगा कि आर्यभट्ट किसके दरबार में रहा करते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय। इससे पहले के चैप्टर में हम लोग पढ़ चुके हैं कि आर्यभट्ट और कवि खगोल शास्त्री आर्यभट्ट और कवि कालिदास ये दोनों चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहा करते थे। तो इसका फर्स्ट पॉइंट है गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने संस्कृत में आर्यभट्टीय नामक पुस्तक लिखी। तो आर्यभट्टीय नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो आर्यभट्ट ने। किस भाषा में? तो संस्कृत में। नेक्स्ट है इस पुस्तक में उन्होंने लिखा है कि दिन और रात पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूरज निकलता है और डूबता है। तो आर्यभट्टीय नामक पुस्तक में जो खगोल शास्त्री आर्यभट्ट है वो लिखते हैं कि दिन और रात जो पृथ्वी के अपनी धुरी पर चक्कर काटने की वजह से होते हैं, जबकि लगता है कि रोज सूरज निकलता है और डूबता है। तो ये पॉइंट आपको दे देगा और बोल देगा कि ये
किस पुस्तक में लिखा हुआ है, या फिर ये भी पूछ सकता है कि ये बातें किसने लिखा है, तो आर्यभट्ट ने। नेक्स्ट है, उन्होंने ग्रहण के बारे में भी वैज्ञानिक तर्क दिया तथा उन्होंने वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि ढूंढ निकाली। तो ध्यान में रखिएगा कि आपसे प्रश्न पूछ देगा कि वृत्त की परिधि को मापने की विधि किसने ढूंढ निकाली। नेक्स्ट एक नोट है, वराहमिहिर, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य जैसे कई अन्य गणितज्ञ और खगोलवेता थे जिन्होंने कई खोजें की। तो ध्यान में रखिएगा, आर्यभट्ट की ही तरह कौन थे, वराहमिहिर थे, ब्रह्मगुप्त और भास्कराचार्य। ये तीनों जो गणितज्ञ और खगोलवेता थे किसकी तरह, तो आर्यभट्ट की तरह, और इन्होंने भी कई खोजें की। उन्होंने कौन सी खोजें की उसके बारे में आप लोगों के पुस्तक में नहीं दिया गया, इसलिए मैं नहीं लिखी हूँ और इसके बारे में भी विशेष चर्चा मैं नहीं कर रही हूँ। नेक्स्ट नोट है, शून्य का आविष्कार गणितज्ञ आर्यभट्ट ने किया। अब देखिए, वृत्त की परिधि को मापने की भी विधि आर्यभट्ट ने ढूंढा और शून्य का भी आविष्कार किसने किया, तो गणितज्ञ आर्यभट्ट ने। किंतु गिनती की यह पद्धति अरबों द्वारा अपनाई गई। शून्य का आविष्कार गणितज्ञ ने किया, किंतु गिनती की पद्धति जो है किसके द्वारा अपनाई गई, तो अरबों के द्वारा अपनाई गई। ये प्रश्न पूछ सकता है कि गिनती की पद्धति किसके द्वारा अपनाई गई, तो अरबों द्वारा अपनाई गई। तब यूरोप में भी ये बात फैल गया। रोम के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे। तो ये भी आपको प्रश्न पूछ सकता है कि कहाँ के निवासी शून्य का प्रयोग किए बगैर गिनती करते थे, तो रोम के निवासी, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आयुर्वेद। अब थोड़ा सा हम लोग आयुर्वेद के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि क्या इसके बारे में दिया हुआ है। तो आयुर्वेद चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है जो प्राचीन भारत में विकसित हुई। आयुर्वेद काफी प्राचीन है और ये जो है चिकित्सा विज्ञान की एक विख्यात पद्धति है और ये प्राचीन भारत में विकसित हुई है। नेक्स्ट है, प्राचीन भारत में आयुर्वेद के 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे। तो प्राचीन भारत की बात कर रहा है यहाँ पे। तो प्राचीन भारत में आयुर्वेद के कौन कौन से 2 प्रसिद्ध चिकित्सक थे, तो पहला चरक और दूसरा सुश्रुत। नेक्स्ट है, चरक द्वारा रचित चरक संहिता औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है। तो आपसे प्रश्न पूछ देगा कि चरक संहिता किसके द्वारा रचा गया है, तो चरक द्वारा। और जो चरक संहिता जो है किसकी उल्लेखनीय पुस्तक है, तो औषधि शास्त्र या चिकित्सा शास्त्र भी हम इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट है, सुश्रुत द्वारा रचित सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। तो सुश्रुत द्वारा रचित कौन सी पुस्तक है, तो सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता में शल्य चिकित्सा की विधियों का विस्तृत वर्णन किया गया है। जो चरक संहिता है औषधि शास्त्र की एक उल्लेखनीय पुस्तक है और चरक संहिता किसने लिखा है, तो चरक ने। अब नेक्स्ट आप लोगों के बुक के लास्ट में एक अन्यत्र बॉक्स में दिया हुआ है, उसमें कागज के बारे में दिया गया था कि कागज जो है किसके द्वारा बनाया गया है और कागज का आविष्कार सबसे पहले किस कंट्री में हुआ है और इसे सबसे पहले किसने बनाया है। तो जो लास्ट में अन्यत्र में देश विदेश के बारे में दिया हुआ रहता है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। तो जो टॉपिक है वो है कागज, और कागज का आविष्कार करीब 1900 साल पहले काई लून नाम के एक व्यक्ति ने चीन में किया। तो कागज का आविष्कार किसने किया, तो काई लून नाम के व्यक्ति ने कहाँ किया, तो चीन में किया। हम लोगों ने देखा था कि जो रेशम का भी आविष्कार सबसे पहले चीन में ही हुआ था और करीब कई सौ सालों तक जो चीन ने रेशम बनाने की तकनीक को सबसे छुपाए रखा था, ठीक उसी तरह कागज बनाने की तकनीक को भी जो ये चीन थे सबसे छुपाए रखे थे। नेक्स्ट है, उसने पौधों के रेशों, कपड़ों, रस्सियों, पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाकर उसे पानी में भिगो दिया। फिर उस लुगदी को दबाकर उसका पानी छोड़ा और तब सुखाकर कागज बनाया। तो काई लुई जो थे पौधे के रेशों, कपड़ों और रस्सियों और पेड़ की छालों को पीट पीट कर लुगदी बनाया और उसको पानी में भिगो दिया और फिर उस लुगदी को दबाकर उसमें से पानी निचोड़ा और उसे सुखाकर कागज बनाया। कागज बनाने की तकनीक को सदियों तक गुप्त रखा गया। लगभग 1400 साल पहले यह कोरिया तक पहुंची।
लगभग कितने सौ साल पहले यह कोरिया पहुंची, तो 1400 साल पहले यह कोरिया पहुंची, यानी कि 1900 साल पहले चीन में यह बनना स्टार्ट हो चुका था। लेकिन 500 सालों तक चीन ने इसे छुपाया और सबसे पहले यह कोरिया तक ये बात पहुंची और वहां से सारे देश विदेश में यह बात फैल गई। तब तक के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें तथा कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।